बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने मैनेजेरियल पोर्शन का थोड़ा सा एक स्केच ड्रॉ किया था कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले कंपनी में मैनेजमेंट के एरिया को देखा। हमने कहा मैनेजमेंट को हम तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वन इज़ कॉल्ड टॉप मैनेजमेंट एंड अदर इज़ कॉल्ड मिडल मैनेजमेंट एंड द रेस्ट इज़ लोअर मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट है ये क्या कर रही होगी, 1 to 5 ईयर की स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर रही होगी, ठीक है ना। और जो मिडल मैनेजमेंट है वो इस प्लान में टेक्निकल एरिया 1 ईयर के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, और जो ऑपरेशनल लोग हैं वो इसमें से फिर अपना डेज, वीक्स और उस तरह से इस प्लान को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और ये जो टॉप मैनेजमेंट है ये जो प्लान बना रही है इसके लिए टर्म हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हैं। और जो मिडल मैनेज कर रही होती है इसे टेक्टिकल कहते हैं, और फिर इसको ऑपरेशनल। बाद दफ़ा हम इसकी इसी बुनियाद पर वो नाम रिप्लेस भी कर देते हैं। हम कहते हैं ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, ये टेक्टिकल मैनेजमेंट है और ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है। इसी नामों से हम मैनेजमेंट को भी रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने इस पिरामिड को एक्सप्लेन करेंगे रेस्ट ऑफ द सिलेबस में। बहुत ज़्यादा काम हम इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और ये काम हो रहा होगा। फिर हमने कहा जी स्ट्रेटजिक प्लान का मतलब क्या था, अ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम। फिर हमने कहा जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह से बनेगी, कौन लोग बनाएंगे, उनका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, क्या नाम रखेंगे। तो पता चला वन इज कॉल्ड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी से हमारी मुराद फिर बिजनेस स्ट्रेटजी और फिर हमने फंक्शनल स्ट्रेटजी। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी से क्या मुराद थी, डिफाइन द मार्केट एंड बिजनेस इन विच अ कंपनी विल ऑपरेट। किस मार्केट में और किस बिजनेस में हम ऑपरेट करेंगे। और सेकंड क्या था जी, कौन बनाएगा इसको, टॉप मैनेजमेंट इसको बना रही होगी, ठीक है ना। टॉप मैनेजमेंट इसको इनकॉर्पोरेट कर रही होगी। बिजनेस स्ट्रेटजी, डिफाइन द बेसिस ऑन विच फर्म विल कंपीट। और कौन कर रहे होंगे, ये सीनियर मैनेजर। फिर हमने फंक्शनल उसकी बात की थी कि फंक्शनल मैनेजमेंट एम्फेसाइज ऑन अ पर्टिकुलर फंक्शन एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक फंक्शनल एरिया को हम प्लान कर रहे होंगे, किसी एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी बना रहे होंगे। अच्छा जी, ये दो काम, ये एक तो कोई 3-4 चैप्टर हम इस तरह से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। जब वो पढ़कर आएंगे तो पता चलेगा इन नटशेल हमने ये किया। सेकंड एरिया, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एनालिसिस करना। किसी भी गिवन सिनेरियो का हमने बिजनेस एनालिसिस करना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ खड़ी है। अच्छा, मैंने ये कुछ नोट्स आज रखवा दिए हैं, फोटोकॉपी शॉप पे रखवा दिए। आप स्लाइड्स अगर रेडीमेड लेना चाहें तो बहरहाल वहाँ से मिल जाएंगी। और फिर उसका नेक्स्ट एनालिसिस ये भी है कि हम ग्रुप वगैरह बना लेंगे, वहाँ भी कुछ चीज़ें शेयर कर देंगे आपके साथ। तो ग्रुप के लिए जो बॉयज़ हैं उन्होंने मुझे क्या करना है, MFA लिखकर आपने इस नंबर पर बस आपने सिर्फ MFA लिखना, कोई अपना नाम, कोई इस्लाम, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। सिर्फ MFA लिखकर, और ये बॉयज़ के लिए है। आपने बॉयज़ ने मुझे सेंड कर देना, मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। इस ग्रुप को जब तक सेशन चल रहा होगा, जब तक हम यूज़ करेंगे नोट्स एक्सचेंज करने के लिए, या टीचर की कोई ऐसी अनाउंसमेंट है जो वो समझता है कि यार अच्छा ये मसला है, ये शायद अभी मैनेजमेंट जब तक आपको बताएगी लेट हो जाएगा, तो मैं अर्ली बता देता हूँ। ड्यूरिंग सेशन ये मोस्ट ऑफ द टाइम 1 वे ग्रुप होगा, ठीक है। आपको सवाल पूछना इसके अंदर अलाउ नहीं होगा, क्योंकि तो रोज़ हमारी क्लास हो रही होगी ना, यहाँ हमारी मुलाकात हो रही होगी। लेकिन आखिरी 1 महीने में जैसे हम अपनी क्लासेस क्लोज करेंगे, फिर हम इस ग्रुप को 2 वे करेंगे, ताकि आप उस एग्ज़ाम के डेज में जो प्रॉब्लम एरियाज़ हों वो फिर हम इसमें से डिस्कस कर सकें। बच्चियों के लिए मैं बताता हूँ कि आपको ग्रुप में मैं कैसे ऐड करूँगा। अच्छा जी, मैनेजेरियल एनालिसिस, हम अपने बिजनेस का एनालिसिस करना चाह रहे हैं। जब हम अपने बिजनेस का एनालिसिस करना चाह रहे होते हैं ना, तो हमें 2 तरह के एनालिसिस रिक्वायर्ड होते हैं। वन इज़ इंटरनल। इंटरनल का मतलब है
हमारा बिजनेस की जो इंटरनल चीज़ें हैं, जो हमसे रिलेटेड हैं, जो हमारी टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, जो हमारे वसाइल से रिलेटेड हैं, वहाँ पर हम कहाँ खड़े हैं। यानी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं या इंटरनली हमारी वीकनेसेस क्या हैं। मसलन इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है जी। और एक्सटर्नल एनालिसिस, दो एनालिसिस हम करना चाह रहे हैं किसी कंपनी के, ठीक है, किसी इदारे के। एग्जामिनर हमें ये दो एरियाज पढ़ाना चाह रहा है, ये एक चैप्टर और ये एक चैप्टर, लाइक चैप्टर 7 और 8, जो मेन हमारे वाले पोर्शन का 70-80% जहाँ से एग्जाम आना है वो चैप्टर 7 और 8 है। तो आप समझें ये 7 है और ये 8 है। एक चैप्टर हमें पूरा इंटरनल एनालिसिस करना सिखा रहा है और एक चैप्टर हमें एक्सटर्नल एनालिसिस करना सिखा रहा है। मसलन इंटरनल एनालिसिस में जी HR, हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। जाहिर है एक हमारे से रिलेटेड बात है ना, इंटरनल बात है कि जनाब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो HR के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, मसलन कोई हॉस्पिटल है तो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, HR के ऊपर, यानी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। कैसे हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हम क्या सर्विस दे सकते हैं, हम क्या सर्विस नहीं दे सकते हैं। कोई कॉलेज है तो कैसे टीचर्स उसके पास हैं। कोई और ऐसा इदारा है, और बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हो सकती है जो HR के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो फिर वो अदरवाइज बातों को देख रही होगी। तो HR को हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारा HR कैसा है। टेक्नोलॉजी, कुछ कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी बेस हैं, उन्हें देखना पड़ेगा कि हम टेक्नोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं या कितने वीक हैं। लेकिन इस वक्त हम खुद को देख रहे हैं, अपनी कंपनी को देख रहे हैं, इंटरनल एनालिसिस कर रहे हैं। हम बाहर जो हमारे कंपेटिटर हैं उनको नहीं देख रहे, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ या अपनी वीकनेसेस देख रहे हैं। मसलन आपका कोई कोक और पेप्सी के मुकाबले में कोई तीसरा ब्रांड का नाम लीजिए ज़रा। नेक्स्ट कोला, चलें जी। और कोई गोरमे, नेक्स्ट कोला, कोई भी कोला नेक्स्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। हमें HR देखना पड़ेगा जी, हमारे पास हमारा रिसोर्स कैसा है, हमारी मार्केटिंग की टीम कैसी है। क्या मार्केटिंग की टीम मार्केट में अवेलेबल जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जो बड़ा बड़ा नेटवर्क है, क्या उनको कायल कर लेगी कि कोक और पेप्सी के होते हुए आप कोला नेक्स्ट रख लीजिए। हम कहेंगे जी जनाब हमारे पास ज़बरदस्त लोग हैं, ये पुराने मार्केट के 30-30 साल का, इनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इनकी PR है, इनकी रिलेशनिंग है, क्योंकि ये बंदे हमने मार्केट से ही तोड़े हुए हैं। तो यस, ये जाएंगे तो हर स्टोर को कायल कर लेंगे। अलफते पे कहेंगे यार यहाँ भी रखी होनी चाहिए, फलां पे भी कायल करेंगे, फलां पे भी कायल करेंगे। तो हम फील कर रहे होंगे कि यस हमारा ये एरिया ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। या हमें पता चल रहा होगा कि नहीं यार हमने तो नए MBAs रख लिए हैं, इनके तो कोई महल्ले का ग्रोसरी स्टोर छोटा सा होगा, वो भी इनकी अभी बात नहीं सुनेगा। तो फिर हमें नज़र आ रहा है कि यार ये तो बड़ा काम ख़राब है, ये तो फिर बड़ा टाइम लगेगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे कि लोग हमारी चीज़ें रखनी शुरू करें। सेकंड हमारे पास आ गया जी टेक्नोलॉजी। हमने कहा यार क्या हम पेट बॉटल तो हमने बना दी है, 1.5 लीटर बना दी, ये बना दिया, क्या हम टिन पैक बना पा रहे हैं। तो जो बोटलिंग की ये जो काम है, लाइक टिन, आप देखें पाकिस्तान में अगर हम थोड़ा सा 4-5 साल पीछे चले जाएं तो कोक और पेप्सी भी पाकिस्तान में टिन नहीं बना रही थी, बल्कि इंपोर्टेड आ रहा था आपके पास टिन। फिर इवन ये शायद आपके लिए हैरानी की बात होगी कि आज भी कोक के पास, कोक जैसी बड़ी कंपनी के पास भी टिन की बोटलिंग का सेटअप नहीं है पाकिस्तान में। अगरचे अब आप वो स्लिम वाला जो कैन देख रहे होते हैं ना, वो आ रहा है, वो पाकिस्तानी आ रहा है। लेकिन ये एक पार्टी आई, इन्होंने अपना एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया, पावरफुल के नाम से एक एनर्जी ड्रिंक आया, इन्होंने अपना ये वाला प्लांट लगाया। फिर इनका ये प्लांट तो इतना ज़्यादा, जाहिर एनर्जी ड्रिंक के ऊपर साथ ही कुछ रेगुलेशंस आ गई, कुछ और चीज़ें आ गई, कुछ ये भी हमने पढ़ना है, ये भी हम टॉपिक में ही पढ़ रहे होंगे, इस सब्जेक्ट का ये भी हिस्सा है कि कुछ हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट हो गई कि ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ये नहीं यूज़ करनी चाहिए।
तो वो पावरफुल इतना ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर सका। कोक ने इसको अपॉर्चुनिटी दिया और उन्होंने उनका प्लांट रेंट पर लेकर कि यार आप अपनी प्रोडक्शन जब कर लें, जो स्पेयर कैपेसिटी आप हमारी ड्रिंक बना दिया करें। ऐसे पाकिस्तान में टिन पैक आने शुरू हो गए। अब हमें देखना पड़ेगा कि यार अब एक नई कंपनी आई है, वो कहता है यार ये जो टेक्नोलॉजी कोक और पेप्सी के पास भी नहीं है वो मेरे पास अवेलेबल है। इसका मतलब है ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, इससे आप प्ले कर सकते हैं। और अगर सबके पास है और आपके पास नहीं है तो फिर ये आपकी वीकनेस हो सकती है। तो इंटरनल एनालिसिस में हम इस तरह देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इक्विपमेंट है, क्या कैपेबिलिटीज हैं हमारे पास, जिसके जरिए से हम मार्केट को कैप्चर कर रहे होंगे। फिर आ गया जी फाइनेंस, हमारे पास पैसा कितना है जी। वो कहता है जी पैसे का मसला ही कोई नहीं है, जितना चाहिए होगा मिल जाएगा। उसने कहा जी कैसे मिल जाएगा? उसने कहा जहांगीर तरीन अपना यार है, वो लगा देगा पैसा, कोई मसला ही नहीं है। उसने कहा जब बंदे लाने होंगे तो टेक्नोलॉजी क्या? उसने कहा सर हम जहाज लेके जाएंगे, बंदे भर भर के लेके आएंगे, मसला ही कोई नहीं है। बात समझ आ रही है ना? तो ऐसे हमने देखना है हमारे पास पैसा कितना है, कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर सकेंगे, कहाँ कर सकेंगे। ये सब क्या हो रहा है? इंटरनल एनालिसिस हो रहा है। हमारे प्रोसेसेस क्या हैं, हमारे बिजनेस का प्रोसेस क्या है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितना टाइम लगता है, और क्या चीज़ें हैं, ये सारा एनालिसिस किस तरफ इशारा कर रहा है? इंटरनल। हमारे पास कोई पेटेंट्स हैं? पेटेंट का मतलब कॉपीराइट, कि कोई हमारी चीज प्रोडक्ट को कॉपी ना कर ले, बना ना ले। हमारे पास क्या राइट्स हैं? ये सब चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही है? इंटरनल। एक है हमारे पास कोई पेटेंट नहीं है, जो चीज़ हम बना रहे हैं वो कोई भी बना सकता है, तो ये बिजनेस तो बड़ा रिस्की हुआ फिर, ठीक है ना। और एक है कि नहीं, कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है, अगर आपको कोई कॉपी करेगा आप अदालत में चले जाएंगे, आप उसको रोकेंगे, तो इसका मतलब है ये बिजनेस ज़रा सिक्योर है, ठीक है। फिर प्रोसेसेस में भी यही मुराद है कि यार प्रोसेस कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। मसलन आपने देखा पाकिस्तान में भी, अगर आप देखें बॉटल्ड वाटर, मिनरल वाटर जिसे हम बोलते हैं, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। 4-5 लाख रुपया हो तो कोई भी छोटी सी एक जगह पे वाटर शॉप बना के बैठ जाता है। फिर उसकी कोई बॉटलिंग का, पैकिंग का कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। बनी बनाई बॉटल मिलती है, हर एक ने 1/2 लीटर, 1.5 लीटर और ये 19 लीटर बना बना के बेचनी शुरू कर दी। इसका मतलब है ये तो बड़ा रिस्की बिजनेस है। आज आपका बिजनेस चल रहा है तो कल को साथ वाली शॉप में कोई और 5 लाख रुपया खर्च कर देगा तो वो भी शुरू कर देगा। तो हमें देखना है कि हम इंटरनली कितने स्ट्रांग हैं, कितने स्ट्रांग नहीं हैं। पेटेंट्स, हमारा कोई कॉपीराइट है, पेटेंट है, या कोई भी आकर इसको कर सकता है, इससे भी पता चलेगा हमें। फिर हम आगे जी एक्सटर्नल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं? इंटरनल। हम अपनी कंपनी से रिलेटेड ये बातें देख रहे हैं, इंटरनली ये सारा कुछ देख रहे हैं कि हमारी कंपनी कहाँ खड़ी है। लेकिन इनमें से हर बात पर हमने एक एक चैप्टर या एक एक लर्निंग आउटकम पढ़ना है। ये तो भी हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि अच्छा यार ये देख, हमने देखना है हम टेक्नोलॉजी को कैसे असेस किया करेंगे, हमने देखना है कि हम फाइनेंस को असेस कैसे करेंगे, फाइनेंस कैसे पता चलेगा कि हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा हमारा बिजनेस प्रोसेस ठीक है कि नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ है या हमारी वीकनेस है। ये सारा कुछ हम असल में हर एक चीज़ आप समझे, इनमें से हर बात के ऊपर एक एक लेक्चर हमें लेना पड़ रहा होगा, वहाँ हम इसको लर्न कर रहे होंगे। फिर एक्सटर्नल एनालिसिस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली चैप्टर 1 से आगाज हो रहा है, चैप्टर 1 गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्कस कर रहा है, लेकिन मैं चैप्टर 1 आपको नहीं पढ़ाऊंगा शुरू में, क्योंकि शुरू में ही आपको मेरे सियासी नज़रियात पता चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए जब हम थोड़ा सा रिलेशन हमारा बेहतर हो जाएगा एज अ टीचर स्टूडेंट, फिर हम पॉलिटिक्स पे बात कर सकेंगे, ठीक है ना। इसलिए शुरू में नहीं पढ़ाएंगे, हम चैप्टर 2 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि जाहिर है यहाँ में एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट आ रहा है मेरे बिजनेस के ऊपर। तो हमें अपने मुल्क में क्योंकि 3 तरह से हुक्मरान है, बल्कि 4 कैटेगरीज हमें बना लेनी चाहिए। भुट्टो साहब का दौर आ गया, पीपल पार्टी की हुकूमत आ गई, नून लीग की हुकूमत आ गई, पीटीआई की हुकूमत आ गई, और इन सब के ऊपर मार्शल की हुकूमत आती रही, ठीक है ना। हमें इसका मतलब है अब इन हर दौर में हमें नज़र आएगा कि यार
किसी भी सियासी पार्टी का टिल्ट किधर होता है, वो मेन बिजनेस के एतबार से, हम पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं कर रहे, बिजनेस के एतबार से हम सीखेंगे। पूरा चैप्टर 1 हमें ये सिखा रहा है कि हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इंपैक्ट बिजनेसेस के ऊपर कैसे स्टडी करना है, ठीक है ना। तो पता चले यार, नून लीग आती है तो क्या होता है, पीपल पार्टी आती है तो क्या होगा, पीटीआई आती है तो क्या होगा, और जाती है तो क्या होगा, ये मतलब ये सारा कुछ ये सारा कुछ हमने सीखना है कि जब कोई गवर्नमेंट आती है तो क्या होगा और जाती है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का इंपैक्ट हम स्टडी करेंगे कि कैसे इंपैक्ट आएगा। फिर कस्टमर्स का इंपैक्ट कैसे आता है, कस्टमर्स कैसे सोचते हैं, कस्टमर का एनालिसिस करना हो तो हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कस्टमर की फ़िलॉसफी क्या है, कस्टमर किन चीज़ों को पसंद कर रहा है, कस्टमर किन चीज़ों को डिसलाइक कर रहा है, किन चीज़ों को लाइक कर रहा है, कब कस्टमर मेरी स्ट्रेंथ हो सकता है और कब कस्टमर मेरी वीकनेस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पूरा एनालिसिस पढ़ेंगे हम, इसके ऊपर पूरी डिटेल आएगी। सप्लायर, सप्लायर हम किसे कहते हैं, जिसे चीज़ें हम खरीद रहे होते हैं, ठीक है ना, जिससे चीज़ें हम खरीद रहे होते हैं वो हमारा सप्लायर है, और जिसको बेच रहे होते हैं वो हमारा कस्टमर है। अच्छा, वैसे एक आसान सी बात करते हैं, अगर इन दो में से किसी एक के साथ रिलेशन अच्छा करना हो तो आपके ख्याल में किससे रिलेशन अच्छा करना चाहिए? हमें किसके नखरे उठाने चाहिए? चले ऐसे आसान कर देते, कस्टमर के, क्योंकि कस्टमर से हमें बिजनेस आ रहा है। सप्लायर को तो हमारे नखरे उठाने चाहिए क्योंकि हमारे से बिजनेस उसे जा रहा है, ऐसे ही है ना। अब ये बात बड़ी कॉमन सेंस में हमें समझ आती है ना। अभी तो आपने मैनेजमेंट कुछ नहीं पढ़ी ना, अभी भी आपको समझ आ रही है कि अगर इन दो में से किसी एक से ताल्लुक ठीक करना हो तो हमें किससे करना चाहिए? कस्टमर से करना चाहिए। एक्चुअली हमने अपना जो जहन है ना उसको वसी करना है। इस चैप्टर, इस सारी ख़ास तौर पे जो मेरे वाला पोर्शन है, ये एक बड़ी कॉमन सेंस की डिस्कशन है। या आप एज अ टॉपिक वो सब्जेक्ट पढ़ने आ गए हैं बेसिकली, जो ड्राइंग रूम में, जो चाय पे, जो ऊपर कैंटीन पे, जो कहीं ट्रैवलिंग करते हुए दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हुए, वो हम अब एज अ सब्जेक्ट पढ़ने आ गए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब हम आपस में बहस कर रहे होते हैं, बड़ी दलीलें भी देते हैं, बड़ी लॉजिक्स भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, इसलिए कर रहे होते हैं कि वो सब उर्दू में चल रहा होता है। यहाँ प्रॉब्लम यह है, लिखना इंग्लिश में है। अगर ये पेपर उर्दू में या बोलकर कर दिया जाए तो आप बगैर पढ़े भी पास हो सकते हैं सारे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ सीखना है यही सारा कुछ। अच्छा, जरा देखिए, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कस्टमर और सप्लायर में से, वैसे तो दोनों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, आइडियल बात तो ये ना, दोनों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन अगर एक से करने हो तो कस्टमर से। अब जरा इसको अपने मुल्क पर अप्लाई करते हैं। चाइना हमारा सप्लायर है कि कस्टमर है? सप्लायर है। यूरोप, अमेरिका रिलेटिव टर्म में कस्टमर है। हम जो कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, जो कोई लेदर एक्सपोर्ट करते हैं, जो कोई फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करते हैं, जो कोई हम अपनी मेडिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, वो दुनिया के किस हिस्से में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यूरोप में, अमेरिका में। एज अ नेशन हमारी पॉलिसी क्या है? हम चाइना से ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं और उनसे ख़राब करना चाहते हैं, जबकि बेसिक सेंस हमें बता रही है कि यार अगर इन दो में से एक से हालात ठीक करने हो तो फिर कस्टमर से करने चाहिए। भाई जो आपसे चीज़ें खरीद रहा है उनसे ताल्लुकात अच्छे करें, जो आपको चीज़ें बेच रहा है, हम सब के दिमाग में, जहन में ये पॉलिसी ऐसे इंसर्ट हुई है कि जी चाइना से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना हमारा दोस्त है, चाइना के साथ ये है, चाइना के साथ ये है। भाई दोस्त इसलिए कि हम उसके कस्टमर हैं, उसको हमारे नखरे उठाने हैं, हम उसके नखरे उठा रहे हैं। तो एक्चुअली हमने इस तरह से जरा अपने जहन को ओपन करना है, ब्रेन को ओपन करना है, सोचना शुरू करना है, दिमाग ने सोचना शुरू करना है इस सारे पोर्शन में। अच्छा जी, इकोनॉमिक कंडीशन,
हमारे बिजनेसेस पर इकोनॉमिक कंडीशन का क्या इंपैक्ट आएगा। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी तो इंपैक्ट क्या आएगा, और अगर इकोनॉमी श्रिंक कर रही हो तो क्या आएगा। ठीक है ना, ये चीजें एनालिसिस करना। राइवल्स, राइवल्स किसको कह रहे हैं, कंपेटिटर को। कंपेटिटर की कंडीशन क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, कंपेटिटर कहाँ खड़ा है, ये देखना पड़ेगा ना किसी भी बिजनेसमैन को, अगर वो चाहता है कि एक एनालिसिस करे, ये सारा काम करे। तो ये चंद मोटी मोटी बातें लिखी हैं हमने, जिसको हम असल में सीखने जा रहे हैं, जिसको हम लेने जा रहे हैं। अब हुआ क्या, दुनिया में मैनेजमेंट जाहिर एक सब्जेक्ट था, तो हर आदमी ने अपने जहन से इन बातों को एवेल्युएट करना शुरू किया कि यार ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ये अपनी अपनी इख्तरा हो सकती है। जैसे अभी मैंने कहा कि यार अगर हमें चाइना और अमेरिका को देखना हो, तो अगर मैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखूं तो मैं फौरन देखूंगा इनमें से कौन मेरा कस्टमर है और किसका मैं कस्टमर हूं, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ। अब ये सोच का एक अंदाज हो सकता है, बिल्कुल गलत भी हो सकता है। इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि मैं जो सोच रहा हूँ यही बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल कोई दूसरा बंदा है, वो कहता है नहीं नहीं सर ऐसे थोड़ा है, इसको नहीं ऐसे सोचना है, इसको बिल्कुल ठीक है। अब हुआ क्या, दुनिया में जो बड़े बड़े टीचर्स थे, जो बड़े बड़े मैनेजमेंट पढ़ाने वाले इदारों में पढ़ा रहे थे, उन लोगों ने अपनी राय, जैसे मैं अपनी राय दे रहा हूँ ना, तो लेकिन मैं तो एक पाकिस्तान में खड़ा, थर्ड वर्ल्ड में खड़ा एक बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन यही बातें जब हार्वर्ड में खड़े होकर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कर रहा है, तो उसने कहा हाँ यही ठीक कह रहा है। वो एज अ मॉडल मशहूर हो गया, बिजनेस मॉडल मशहूर हो गया। मसलन पोर्टर इज़ अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, जिसने यही बातें की ऐसे खड़े होकर क्लासेस के अंदर, वो एक मॉडल बन गया। अब हम उसको पढ़ रहे होंगे, फिर ऐसे दसियों लोग होंगे, दसियों ये बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे जिनकी राय को अब हम एज अ सिलेबस पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये दो काम जो हम कर रहे थे, इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, इसके अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या बातें हमारे बिजनेस की फेवर में है। कैसे, इंटरनली, जी हमारा एचआर बड़ा स्ट्रांग है, जी हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, जी फलां है, जी कुछ बातें हमारी फेवरेबल होंगी, कुछ हमारी अनफेवरेबल होंगी। ठीक है ना, ये एनालिसिस करना, इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजरियल एनालिसिस। अच्छा जी, हमने देखना है फेवरेबल क्या है और अनफेवरेबल क्या है। अच्छा जी, अब पढ़ना कैसे है, मेरी राय पढ़नी है, आपकी राय पढ़नी है, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि वही दुनिया में जो बड़े बड़े लोगों ने एनालिसिस करना सिखाया है उसको लेकर चल रहे होंगे। मसलन इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस में हम कैपेबिलिटीज को, हमारी सलाहियतों को एनालिसिस करने के कुछ मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हो गए। ये एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म थी BCG, इसने हमें इंटरनल एनालिसिस करना सिखाया। वो मशहूर हो गया क्योंकि लीडिंग फर्म थी। जैसे फर्गूसन कोई काम करे तो वो मशहूर हो जाएगा, ऐसे ये आ गया। वैल्यू चेन एक एनालिसिस आ गया। एथिक्स के लेवल के ऊपर कुछ एनालिसिस करना, ये डिफरेंट बड़े बड़े मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने जो फिलॉसफीज दी हैं, अब हम उसको पढ़ रहे होंगे। इंटरनल एनालिसिस हम इन बुनियादों पर इन लोगों की आंख से कर रहे होंगे, हम अपनी आंख से इंटरनल एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे। कि जी BCG वालों ने, बोस्टन कंसल्टेंट वालों ने क्या कहा कि यार ये 4 बातें देख लें, तो बस हम वो 4 बातें देखना सीख रहे होंगे। क्लियर होगी बात? ये 4 तरीके हम सीखेंगे किसके लिए, इंटरनल के लिए। और एक्सटर्नल के लिए एक पेस्टल एनालिसिस है, एक पोर्टर 5 फोर्सेस है। ठीक है, इन 2 के जरिए से हम मेन एक्सटर्नल एनालिसिस सीखेंगे। अब अगर जरा देखें 1 2 3 4 5 PESTE, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। असल में पहले 6 चैप्टर में हम पेस्टल सीख रहे हैं। पेस्टल का P बता रहा है पॉलिटिकल, तो वहां पढ़ेंगे जी पॉलिटिकल एनालिसिस कैसे करना है। पेस्टल का E बता रहा है इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे देखना है, तो चैप्टर 2 बताएगा इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे एवेल्युएट करना है। ऐसे चलते 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 चलते, ठीक है ना। T बता रहा है टेक्नोलॉजी को कैसे देखना है। ऐसे हम चीजों को देख रहे होंगे। तो पहले 6 चैप्टर इस एक लफ्ज के ऊपर
हमारे सिलेबस में आ रहे हैं, पेस्टल एनालिसिस। फिर पोर्टर ने कहा कि यार नहीं, ये पोर्टर एक लिविंग प्रोफेसर है, हम इसकी बहुत सारी वीडियोस आपसे शेयर करेंगे, बहुत सारा इसको डायरेक्ट हम पोर्टर एनालिसिस आप मेरे से भी पढ़ेंगे, यानी मैं ही हेल्प आपको ऐसे करूंगा, मैं खुद भी पोर्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको पोर्टर के रेलिवेंट वीडियोस दूंगा जहां पोर्टर खुद एक्सप्लेन कर रहा है बैठा हुआ कि यार ये वाला काम कैसे होता है। जब हम जाया करते थे, अब आजकल तो नहीं जा रहे, बल्कि अब शायद आजकल फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है हमारा मॉरिशस के अंदर। हम इंग्लैंड का एक कॉलेज था, उसके और हमारे कोलैबोरेशन से मॉरिशस के अंदर हम ACCA पढ़ाते थे। तो वहाँ पर मैंने और पोर्टर ने मिलकर कई दफ़ा ये कॉन्फ्रेंसेस की हुई हैं। अब ये क्योंकि एक लिविंग लेजेंड है, ये इसका मॉडल इतना मशहूर हो गया, ये दुनिया में जाके अपने ही मॉडल की कॉन्फ्रेंसेस करता है। तो मॉरिशस के अंदर जो पहली पोर्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हमारे उस कॉलेज और हमने मिलकर की थी, तो वहाँ हमने इसको मतलब ऐसे लॉन्च किया और ऐसे सारा कुछ हुआ। तो ऐसा बहुत सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि जिस बंदे का मॉडल है उसी की ज़बान से उसको पढ़िए, उसी की ज़बान से देखिए वो ये क्या कहना चाह रहा है कि कैसे एनालिसिस करना है हमने। पोर्टर कहता है अगर आपने एक्सटर्नल एनालिसिस करना हो तो आपको 5 एरियाज देखने चाहिए। वो कौन कौन से 5 एरियाज हैं और उससे कंक्लूजन कैसे हमने निकालना है कि अच्छा हम इंडस्ट्री में कहाँ खड़े हैं, हमारा एक्सटर्नल फैक्टर में हमारी, क्योंकि कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस जब भी सरवाइव कर रहा होता है तो 2 महाज पे लड़ रहा होता है, एक इंटरनल महाज पे और एक एक्सटर्नल महाज पे। तो इस सारा पहले 9 चैप्टर तक जो हमने पढ़ना है ये उस सारे की समरी है। जब आप ये 9 चैप्टर पढ़ चुके होंगे ना तो फिर आप कहेंगे कि सर ये 9 चैप्टर हमेशा इस एक स्लाइड से रिवाइज हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एग्जाम से पहले जहां से आप रिवीजन करेंगे ना, मैंने वहां से पढ़ाना शुरू किया आपको, बिकॉज जब तक हमें इस सब्जेक्ट का स्केच नहीं समझ आएगा ना, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप में से किसी ने ऐसा किया ही नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने MFA की बुक ओपन की हो ना क्लास पढ़ने से पहले, तो उसे मैंने इसीलिए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बच्चा नज़र नहीं आएगा यहाँ क्लास में, आप तो पेपर तक नहीं ओपन करते, तो ये तो मैं पहले की बात, तो आपको कुछ समझ ना आता कि किताब क्या लिखी हुई है। आपको लगता है यार ये कोई मुताला पाकिस्तान की किताब आ गई है, क्या आ गया है, क्योंकि पहला चैप्टर ही खोलता है, वहाँ भुट्टो साहब का जिक्र आ रहा है, वहाँ याया खान का जिक्र आ रहा है, बंदा कहता है या अल्लाह ये क्या हो गया है, ये कौन सी किताब आ गई है। तो बहुत सारे टीचर्स जो BFD वगैरह पढ़ाते थे, ठीक है, जब MFA आया तो उन्होंने ऑप्ट नहीं किया इसको पढ़ाना, बिकॉज उन्होंने पहले 5-6 चैप्टर देखे तो पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है, कोई सिरा ही नहीं समझ आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम पेस्टल एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब हमने इसे दायरा टीच करने के लिए सोचा तो देखा, वैसे भी ये एरिया हम क्योंकि टीच कर ही रहे थे पहले से, तो हमें लगा कि यार अच्छा बच्चे को पहले समझाना पड़ेगा पढ़ना क्या है, एजेंडा क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब जब हम सारा सिलेबस पढ़ रहे होंगे तो आपको डे फर्स्ट पे पता लग गया कि यार असल में ये 2 महाज हैं, इन 2 महाज के ऊपर हमने बिजनेस का एनालिसिस करना है, कभी हम इंटरनल एनालिसिस कर रहे होंगे और कभी हम एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे होंगे। हम पढ़ने के अपने फ्लेवर की ब्लेंडिंग में भी ऐसे कर रहे होंगे, क्योंकि पहले 6 चैप्टर ये इसका मिजाज ज़रा और तरह से है, एग्ज़ाम फोकस और तरह से है, चैप्टर 7 और 8 इसका मिजाज और तरह से है, एग्ज़ाम फोकस ज़्यादा है, तो कुछ एरिया यहाँ से साथ साथ पढ़ते जाएंगे, कुछ वहाँ से पढ़ते जाएंगे, कुछ यहाँ, ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच के ज़रिए से हम ये सारा एनालिसिस कर सकें। तो पोर्टर ने एक्सप्लेन किया कि जनाब अगर आपने एक्सटर्नल एनालिसिस करना है, वो कहते हैं यार ये 5 बातें देख लें तो समझें आपका बिजनेस का एनालिसिस हो गया, आपको पता चल जाएगा आपका बिजनेस कहाँ खड़ा है। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है ये 50 लोग हों दुनिया में, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोफेसर थे उनके मॉडल्स मशहूर हो गए, बाकियों के फिर पीछे रह गए। अच्छा जी, देखना क्या है फेवरेबल में, हमने देखना है कि कोई बात फेवरेबल प्रेजेंट में फेवरेबल है, आज फेवरेबल है या फ्यूचर में फेवरेबल हो जाएगी। ठीक है ना, एक चीज मेरी फेवर में हो सकता है अभी हो और एक हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। जो पास्ट था, आप ये पढ़ेंगे, कॉस्ट में पढ़कर आए होंगे कि पास्ट इवेंट को तो हम संक बोलते हैं ना, वो तो इररेलेवेंट हो जाती है। डिसीजन मेकिंग में, एनालिसिस में पास्ट इवेंट तो
संक हो चुका होता है, इररेलेवेंट हो चुका। एक चीज पास्ट में मेरी फेवर में थी, तो थी का क्या करना है? हम तो फ्यूचर की बात करना चाह रहे हैं ना, जो थी उसका तो कोई फायदा नहीं है। मसलन जी इसहाक डार साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, यानी दोस्त तो हैं लेकिन जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे फिर उस दोस्त की वैल्यू कुछ और थी, तो अब तो वो थे, उसका तो कोई फायदा नहीं है, शायद फ्यूचर में हो जाए। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो हमने देखना है कि कोई बेनिफिट प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। ऐसे ही जब हम किसी चीज का एडवर्स इंपैक्ट देख रहे हैं इन सारी बातों का, तो फिर देखना है कि अनफेवरेबल अभी है या ये वाले हालात आगे चल के मेरे लिए अनफेवरेबल हो जाएंगे। एनालिसिस असल में इस चीज का नाम है। अगर प्रेजेंट में कोई चीज फेवरेबल है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर फ्यूचर में फेवरेबल हो जाएगी इसका क्या मतलब हुआ, ये सब कुछ हमने सीखना है। एक्चुअली 95% ऑफ द सिलेबस एजेंडा इस स्लाइड पर डिस्प्ले हो गया है। ये पूरा सारा हमारा सिलेबस आ गया, उसका एक स्केच क्रिएट हो गया कि ये काम हमने करना है। अच्छा जी, स्ट्रेटजिक एनालिसिस। स्ट्रेटजिक एनालिसिस या स्ट्रेटजिक पोजीशन। अब फिर वही बात है कि व्हाट इज अ स्ट्रेटजिक एनालिसिस। यहां से अब हमारा सिलेबस का आगाज हो रहा है कि स्ट्रेटजिक एनालिसिस कहते किसको है? टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आज हम हमारा बिजनेस कहां खड़ा है इसका एनालिसिस करना क्या कहलाएगा? स्ट्रेटजिक एनालिसिस या स्ट्रेटजिक पोजीशन। बस हम देखना चाहें जी, कोक की स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या है, एप्पल की स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या है, गूगल की स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या है। तो ये एक एनालिसिस है जिसको हम करना सीख रहे होंगे। इसको हमेशा दो तरीके से एनालिसिस होगा, वही बातें जरा रिपीट होने लगी हैं। एक इंटरनल एनालिसिस करेंगे हम और एक एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे। सम टाइम जब एग्जाम में सवाल आएगा तो वो हमें कहेगा सिर्फ इंटरनल एनालिसिस करके बता दें कंपनी का पोजीशन इंटरनली कैसी है। सम टाइम कह रहा होगा खाली एक्सटर्नल बता दें, और सम टाइम एक्सटर्नल में भी खाली बताएगा कि नहीं यार पोर्टर की नज़र से देख के बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ खड़ी है। आज समझ आ रही? तो जैसा सवाल होगा ऑब्वियसली वैसे ही हम इसको लेकर चल रहे होंगे, वैसे ही हम इस सारे को आगे लेकर चलेंगे। इंटरनल एनालिसिस में हमारे पास मॉडल्स क्या हैं? एक पोर्टर का एक और है पोर्टर वैल्यू चेन या रिसोर्स मॉडल। ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जो भी हम आगे चलकर सबके ऊपर जाहिर है 2-2, 3-3 लेक्चर आ रहे होंगे और हम ये लर्न कर रहे होंगे। फिर इसी तरह से एक्सटर्नल एनालिसिस का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल का दूसरा नाम आ गया एनवायरमेंटल एनालिसिस। ये हम कई तरह से कर सकते हैं। इंडस्ट्री का, अगर पूरी इंडस्ट्री का करना हो किसी का, तो पोर्टर 5 फोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइफ साइकिल एक अवेलेबल है। या मैक्रो लेवल पर करना है तो फिर पेस्टल लगा देंगे, या पोर्टर नेशनल, डायमंड। पोर्टर के बहुत सारे मॉडल्स हैं क्योंकि एक मशहूर प्रोफेसर है हार्वर्ड का, वो बहुत सारी बातों पर स्ट्रेटजिक चीज़ों के ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू करने के आदी हैं वो, और उनके वो मॉडल दुनिया भर में फिर पढ़ाए जा रहे होते हैं। जब एग्जामिनर ये कहेगा कि इंटरनल एनालिसिस करे तो इसका मतलब है हम इनमें से कोई मॉडल लगाकर उसको एनालिसिस करके बता रहे होंगे। ये मॉडल्स हमें बताएंगे वो सारी बातें जो भी हम सीख कर आए हैं पीछे, कि एचआर पे बात करनी है, फाइनेंस पे बात करनी है, हमने फलां चीज़ देखनी है। ये मॉडल्स फिर हमें बताएंगे कि कौन कौन सी बात को कैसे एवेल्यूएट करना। इंटरनल एनालिसिस कर दें जी, ओके। एक्सटर्नल एनालिसिस कर दें जी, ओके। बाज़ दफ़ा कहते हैं नहीं इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, ओवरऑल कंपनी का एनालिसिस कर दें। बाज़ दफ़ा एग्जामिनर क्या कह रहा होगा? ओवरऑल इंडस्ट्री का एनालिसिस कर दें। तो फिर हम क्या करेंगे? शॉर्ट एनालिसिस। अब एक्चुअली ये हमने फन सीखना है सारा कि भाई कब पता चलेगा इंटरनल एनालिसिस करना है, कब पता चलेगा कि एक्सटर्नल करना है,
और कब पता चलेगा कि हमने SWOT एनालिसिस करना, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यानी किसी और, ये ओवरऑल सारी ऑर्गेनाइजेशन को देखने का तरीका है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। इसको हम कहते हैं SWOT एनालिसिस। तो एनालिसिस के एतबार से ऐसे हमने इन एरियाज को रीड करना है। इन एरियाज के अंदर 1 by 1, जब नेक्स्ट वीक में आएंगे तो 1 by 1 सारे एरियाज के अंदर हम जाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। स्ट्रेटेजिक चॉइस, बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स। यानी अब हमने स्ट्रेटजी बनानी है ना, तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास कोई बेनिफिट आ रहा है या कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां से पता चलेगा कि क्या स्ट्रेटजी बनाए। अभी हम पीछे पढ़ कर आए थे कि फिर देखेंगे किस लेवल की प्रॉब्लम है। क्या ये लेवल टॉप मैनेजमेंट के देखने का है, लोअर मैनेजमेंट के देखने का है, मिडिल मैनेजमेंट के देखने का है। और जब भी कोई बेनिफिट है तो हमेशा एनालिसिस करना है हमने कि प्रेजेंट में बेनिफिट है या कि फ्यूचर में बेनिफिट है। यानी आज ही बेनिफिट है हमें कोई, या फ्यूचर में कोई बेनिफिट अराइज होने वाला है। प्रॉब्लम्स, आज प्रॉब्लम चल रही है या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है ना। अब पॉलिसीज कैसे बनानी है। बेनिफिट की बात करते हैं। प्रेजेंट में कोई बेनिफिट है तो बिजनेस ने क्या सोचना है, इस बेनिफिट से मैक्सिमम फायदा कैसे उठाना है, या इस बेनिफिट को हाउ टू रिटेन, हाउ टू यूटिलाइज, इस बेनिफिट से फायदा क्या उठाना है। मसलन ऑर्गेनाइजेशन से हटके एक छोटी सी गुफ्तगू करते हैं। आपको एक बेनिफिट है, पाकिस्तान में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो यहां के बच्चों को एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, आप सब इस एज में भी फुल टाइम स्टूडेंट हैं। जब जरा इस खिते को छोड़ के बाहर निकलते हैं तो इस एज का बच्चा कहीं भी फुल टाइम स्टूडेंट नहीं है। उसने अपने खर्चा भी खुद उठाना है, उसने कमाई भी खुद करनी है। अगर वो पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना चाहता तो ना पढ़े। बेनिफिट क्या है, आपके पास टाइम भी है, आपके माँ बाप के प्रोवाइड करदा वसाइल भी हैं। तो आपने देखना है इसको यूटिलाइज कैसे करें। तो आपने सोचा यार मैं सीए कर लेता हूं, मैं फुल टाइम पढ़ता हूं, मेहनत करता हूं, क्वालिफाई कर जाऊंगा, मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, इस बेनिफिट को रिटेन कैसे कर लें, इससे कोई परमानेंटली कैपिटलाइज कैसे कर लें, इस बेनिफिट को अकाउंटेंट की लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। बात समझ आ रही है। फ्यूचर में कोई बेनिफिट अराइज होने जा रहा है या हो सकता है, ये बात हमें लग रही है कि इससे हमें बेनिफिट मिल जाएगा, तो हमने फौरन स्ट्रेटजी बनानी है इस बेनिफिट को कैसे हासिल कर सकते हैं। बेनिफिट तो ये आने वाला है, अब इससे हमने फौरन बेनिफिट उठाना कैसे है, कैसे ये बेनिफिट हासिल किया जा सकता है। ये पॉलिसीज बना रहे होंगे, इस तरह की स्ट्रेटजीज बना रहे होंगे, ऐसे सोच रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम आ गई है, करंटली हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिजनेस में, तो क्या स्ट्रेटजी बनानी है, हाउ टू ओवरकम, इस मसले का हल क्या निकालें भाई, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, क्या काम करें। मसलन आपकी प्रोडक्शन शॉर्ट हो रही है तो हमें फौरन देखना चाहिए यार ये मसला आ रहा है, क्या कैसे हल करें। उसने कहा प्लांट नया लगाएं, ये करें, ये करें, ये करें, हाउ टू ओवरकम। ठीक है ना। हम कॉलेज में हमारे पास रूम्स शॉर्ट है, स्पेस कम है, हमें अपनी क्लासेस की प्लानिंग करते हुए बहुत सारे एस्पेक्ट को देखना पड़ रहा होगा। तो ये करंट क्या है, कैपेसिटी प्रॉब्लम नजर आएगी, हाउ टू ओवरकम। तो सोचना चाहिए कि यार इसको ओवरकम कैसे करें, कैंपस ऐड करें, क्या करें, किस तरह करें। ऐसे ही बिजनेस सोच रहा होगा कि कोई एक प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर प्रॉब्लम एरिया है तो फिर हम उस वक्त बैठे ये सोच रहे होंगे कि इसको ओवरकम कैसे करें। अगर करंट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है तो फिर हम सोच रहे होंगे इसको ओवरकम कैसे करें। और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, हाउ टू अवॉइड, कि ये प्रॉब्लम आ जानी है तो आज स्ट्रेटजी बनानी शुरू करें कि अगले आइंदा आने वाले सालों में ये प्रॉब्लम आ जानी है तो इसको ओवरकम कैसे करें। या ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसको कैसे ओवरकम करें। ये सारा स्केच है जी, पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो गया।
जैसे वो अब एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ ना इसके पीआरसी के अंदर, एक इसी तरह का एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, पीआरसी 5, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। वो एक ऐसा पेपर इंट्रोड्यूस किया ICAP ने कि वो पूरे सीए का ना एक विजिट करा रहा है, यानी आपने टिल फाइनल क्वालिफाई करने तक जो चीज़ें पढ़नी हैं वो सब उस पेपर के अंदर ओवरव्यू दिया जा रहा है। लेकिन वो बच्चे के साथ उस लेवल पर बड़ा ज्यादती हो रही है कि वो बच्चा बेचारा कंफ्यूज है, अच्छा वो टीचर भी बेचारा कंफ्यूज है कि वहाँ हमने अल्फाज बोलने हैं, बताने नहीं हैं। मसलन अभी आप जो इसका दूसरा एरिया अदनान साहब वाला कल से शुरू होगा, जैसे आपने वहाँ पढ़ना है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, जी रिडीमेबल कॉस्ट क्या है। आप उधर सी लॉ में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, डिबेंचर क्या है, क्यूमुलेटिव डिबेंचर क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव डिबेंचर क्या है। यहाँ अदनान साहब वाले एरिया में एक आप कैलकुलेशन करेंगे कूपन रेट, एक कैलकुलेशन करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ अदनान साहब के पास ये ऑप्शन है, वो आपको कॉन्सेप्ट देंगे फिर उसको कैलकुलेट करना सिखाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगी ये बात हो रही है। उस बच्चे को सिर्फ बताना है कि वेटेड एवरेज भी कोई चीज़ होती है। अब जाहिर है उसे पढ़ाएं, वो पीआरसी के बच्चे को ना वो पढ़ाने के काबिल ना बताएं, उसे बताना है कूपन रेट भी एक चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट भी एक चीज़ है, तो वो एक ओवरव्यू ऐसे चल रहा है। ये यहाँ तक की स्लाइड ये हमारे पूरे सिलेबस का एक विजिट था कि ये एक सिलेबस है, ये होने जा रहा है। फिर हम कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं बिजनेस से रिलेटेड। हमें लग रहा है कि एक गवर्नमेंट आ गई है और इस गवर्नमेंट का मेन फोकस ये होगा कि यार मुल्की इंडस्ट्री को बेहतर किया जाए, इसको सपोर्ट किया जाए। और मुल्की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का एक आसान तरीका क्या है, आप अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा बैन लगा दें, ड्यूटीज लगा दें, इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दें, ड्यूटीज लगा दें, ताकि वो चीज़ें महंगी हो जाएं। जब महंगी हो जाएंगी तो लोग लोकल चीज़ें यूज़ करने पर मजबूर हो जाएंगे, तो पता चलेगा कि अच्छा यार, अब कुछ लोग होंगे ना, हम एज आ नेशन हमें ये सब बातें अच्छी लग रही हैं कि यार ये बड़ी अच्छी बात है, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी इंडस्ट्री तरक्की करेगी। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनका बिजनेस इससे रिलेटेड होगा। एक ही पॉलिसी कुछ लोगों को, मसलन हम कह रहे हैं जब जैसे ये गवर्नमेंट आई तो इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा कर्टेल करने की कोशिश की गई कि इंपोर्ट ज़्यादा ना हो, ड्यूटीज़ लगा दी, सारा कुछ हो गया। उसका एक इम्पैक्ट आया कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में चीज़ परचेज़ करने जाएं तो अच्छी चीज़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए या कहीं और इस्तेमाल करने के लिए आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी, इधर से हॉलैंड से आ रही थी, बेल्जियम से आ रही थी। अब वो महंगी इतनी हो गई है, जो चीज़ का इंपोर्टर था उसने कहा यार ये कौन खरीदेगा, छोड़ दिया उसे। एज अ नेशन, या अगर मेरा डायरेक्ट लिंक नहीं है तो मैं कहूँगा यार ज़बरदस्त काम हो गया जी, बड़ा अच्छा काम हो गया, इससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो रहा है जी, इससे हमारी इकोनॉमी पे। लेकिन जो शख्स पिज़्ज़ा का बिजनेस कर रहा था वो तो मुश्किल में पड़ गया है। अगर वो लोकल चीज़ यूज़ कर रहा है, उसका फ्लेवर वो नहीं है, उसका टेस्ट वो नहीं है, तो उसका तो सारा बिजनेस एट स्टेक चला गया। अब कस्टमर को तो ये बात नहीं समझ आ रही है, कस्टमर कहता है यार पहले इनका पिज़्ज़ा अच्छा होता था, अब अच्छा नहीं है। अब देखना है कि क्या इंपोर्ट बैन हो गई है। अब इसका एनालिसिस ऐसे हो रहा होगा कि शुरू में पता चला इंपोर्ट बैन होने जा रही है, बैन नहीं यानी महंगी होने जा रही हैं, चीज़ें मिलनी बंद हो जाएंगी। अभी करंट प्रॉब्लम नहीं थी, फ्यूचर में प्रॉब्लम थी, तो हमने सोचना था कि हाउ टू अवॉइड, कैसे अवॉइड कर सकेंगे हम, इससे कैसे निकलेंगे बाहर। मीन्स हमें लोकल सोर्सिंग ढूंढना चाहिए, कहीं किसी लोकल कंपनी से देखना चाहिए कि क्या शायद कोई लोकल कंपनी भी थोड़ा बेहतर काम कर रही हो। जब हम इस एंगल से देख रहे होंगे तो इस पिज़्ज़ा वाली कंपनी के लिए हम इसको प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। मसलन हम डोमिनो के लिए बिजनेस वो कर रहे हैं, हम पिज़्ज़ा हट के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम इस बात को प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से इस इंडस्ट्री के ऊपर इसे प्रेजेंट या फ्यूचर की प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम एडम्स की बात कर रहे हैं जो चीज़ मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम उनके लिए
स्ट्रेंथ में डिस्कस कर रहे होंगे कि यार बड़ा ज़बरदस्त काम या हो गया है या होने जा रहा है, कि यार अब तो लोगों को चीज़ मिलेगी नहीं तो अब तो हमारी ही खरीदेंगे। तो एक्चुअली हमारा वो जो जैसे कह रहे हैं ना, मैंने एक लफ्ज़ बोला, दिमाग खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो पेपर नहीं है कि आप रटा लगा लो कि यार अच्छा ये इंपोर्ट बैन हो गई है तो इसका मतलब है प्रॉब्लम हो गई या बेनिफिट हो गया। नहीं नहीं नहीं, देखना पड़ेगा किसके ऊपर इंपैक्ट देखना है आपने। अगर मैं एडम्स की बात करूं तो उधर फॉल करता हूं, तो उसके लिए तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है कि अपनी प्रोडक्शन बेहतर करे, अपनी क्वालिटी बेहतर करे और इस बेनिफिट को फौरन हासिल करे। लेकिन अगर मैं डोमिनो की बात करूंगा, पिज़्ज़ा हट की बात करूंगा या और किसी पिज़्ज़ा के ब्रांड की बात करूंगा तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम हो गई है कि इनका तो बना बनाया बिजनेस खराब होने जा रहा है। हाउ टू ओवरकम, ऐसे हमें एनालिसिस करना सीखना है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट की बाकी चीज़ों का हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से एनालिसिस करना है। यही चैलेंज दरपेश होना है इस क्लास में। हर वो चीज़ बच्चे को अच्छी लग रही होती है, जब आप अदनान साहब के 3 दिन गुजारेंगे ना तो आप हमेशा फील करेंगे यार क्या बात है, आसान हो गया काम, क्योंकि न्यूमेरिक आ रहा है ना, ये चीज़ें, ये फार्मूला है जी कॉस्ट कैलकुलेट करने का, इसमें पुट करें जी आंसर आ गया, खत्म बात। दिमाग का इस्तेमाल कम करना है, चलो नहीं करना तो नहीं कह रहा, कम करना है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यही है, हर वक्त दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा अच्छा यार किस क्या जिक्र हो रहा है, इससे मुझे फ़ायदा आ रहा है, क्योंकि एक ही वक्त में बेनिफिट भी आ रहा है और एक ही वक्त में प्रॉब्लम भी आ रहा है। हर चीज़ नॉर्मली दुनिया में ऐसे ही है। मसलन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? वेरी गुड, डिपेंड करता है किसको वैल्यूएट करने जा रहे हैं। आम आदमी की ज़िंदगी में बेताशा मुश्किलात आ रही हैं, बेताशा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे जाकर, जब पेस्टल के ई को पढ़ेंगे, इकोनॉमी को पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि नहीं नहीं यार, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही हो तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इन दोनों सूरतों में हमें कुछ बेनिफिट अराइज हो रहे हैं, कुछ ड्रॉबैक अराइज हो रहे हैं। देखना पड़ेगा उस वक्त हम कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं। मतलब कंपटीशन अराइज हो रहा है जी, किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन अराइज हो रहा है, कस्टमर के लिए तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं वो उसी को प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो पोर्टर बताता है कि अच्छा इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है, कैसे एवेल्युएट करना है, कैसे लेकर चलना है। तो जी ये वाली स्लाइड आप फोटोकॉपी शॉप से लेकर जाएंगे, नेक्स्ट वीक आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपने आने से पहले, मंडे को सुबह क्लास में आने से पहले भले स्लाइड ले लीजिएगा फोटोकॉपी शॉप से, पूरा जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे पूरे वीक की स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा और साथ साथ इसको आगे लेकर चल रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। कोई आपके जहनों में सवाल है तो पूछ लें, 2-3 मिनट हैं क्लास में हमारे पास। जी बेटा, सॉरी जी अभी चलेंगे, बस आगे मंडे से आएंगे तो यहीं से शुरू करना है हमने, ठीक है ना। चॉइस का मतलब है अब हम चूज कर रहे हैं, ठीक है, और एनालिसिस का मतलब है, एक है एनालिसिस मैंने करके बता दिया, ये यहां खड़े हैं। चॉइस का मतलब है इन दो में से मुझे अपने लिए चूज भी करना है, ठीक है ना। तो लेकिन यहां से आगे चल रहे हो, बुक नहीं, बुक हमने आई कैप की किताब पढ़नी है, अदनान साहब अपने पोर्शन की बुक प्रोवाइड कर देंगे, मैं इसको पब्लिश अगली मर्तबा करूंगा, अभी आपको स्लाइड्स की शक्ल में साथ साथ मिलेंगे ये, और हम इसके साथ ऑफिशियल जो स्टडी टेक्स्ट होगा थोड़ा सा उसको लिंक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आई कैप का एक मिजाज ये है, कोई भी पेपर बनता है एग्जामिनर के लिए ये इंस्ट्रक्शन होती है आई कैप की कि आपने जो स्टडी टेक्स्ट है ना उसको सामने ओपन करना है, फिर पेपर बनाना शुरू करना है। अगर आप कभी खुद भी ईमानदाराना एनालिसिस करें किसी भी पेपर का, तो आप खुद ही फील करेंगे कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट में वो बच्चा रहता है जो आई किताब, क्योंकि एग्जामिनर के सामने जब वो किताब खुली हुई है तो एग्जामिनर तो वहाँ से पेपर बना रहा है। इवन जो पेपर मैं पढ़ाता हूँ, यानी ज़ाहिर है मेरी ग्रिप उस पर ज़्यादा होगी, आप पेपर लेकर आइए, मैं आपको आई कैप की किताब का पेज नंबर बताऊंगा कि यहाँ से ये उसने सवाल बनाया, यहाँ से सवाल बनाया, यहाँ से सवाल बनाया।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो नया टीचिंग की मेथोडोलॉजी है, इसमें हम बच्चे को अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ टीचर, हमारा भी एक नेगेटिव रोल है। हम बच्चों को जो ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट हैं या जो ऑफिशियल चीज़ें हैं उससे दूर कर रहे हैं, और हम कहते हैं यार आप मेरे नोट्स हैं, मेरी किताब है, यहाँ आ जाओ बस। अब आईकैप को इसके ऊपर जाहिर है आईकैप भी हर वक्त अपने मेंबर की क्वालिटी को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहा होता है। मसलन अभी पिछले वीक में प्रेसिडेंट आए हुए थे, हमारा कौंसल सारी आई हुई थी, यहाँ हमारी कुछ मीटिंग्स हुई आईकैप में, तो एक मेंबर ने यही एतराज़ किया, उसने मतलब ऑफिशियली मीटिंग में बैठकर उसने बात कही। उसने कहा सर अगर हमें 2 ट्रेनी स्टूडेंट रिक्वायर्ड होना तो एटलीस्ट 50 इंटरव्यू करने पड़ते हैं, तब 2 बच्चे हमें काम के मिलते हैं। आप क्या क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये कौंसल में बैठ के बात हो रही है, ठीक है। आईकैप इसके लिए जाहिर है अपने एंगल से कोशिश करता रहता है। जैसे अभी रिसेंटली उसने एक पॉलिसी बनाई FAR 1 का ओपन बुक करना, ये इसी तरफ इशारा है कि भाई आप ऑफिशियल जो टेक्स्ट हैं उनको पढ़ेंगे, ऑफिशियल जो किताबें हैं उनको पढ़ेंगे, खाली नोट्स और पावर पॉइंट स्लाइड से नॉलेज नहीं। ये नॉलेज लेने का, सीखने का तरीका है, पढ़ने का तरीका हमेशा ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, हमेशा ओरिजिनल किताबें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा। कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीना हो गया शायद अब इस बात को, मेरे भी उस्ताद हैं, नवीद अंसारी साहब के भी उस्ताद हैं, बल्कि हम तकरीबन सब जो लोग पढ़ा रहे हैं आजकल उनके उस्ताद हैं, इकबाल खान साहब, वो एक दिन आए और उन्होंने आके बिल्कुल ऐसे ही, जाहिर है हमारे उस्ताद भी थे, और उन्होंने कहा यार क्या क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, निकम्मे बच्चे आ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता, क्या तुम लोग पढ़ा रहे हो, इन्हें कह दो फलां सेक्शन खोल के दिखाओ, तो इन्हें पता ही नहीं होता सेक्शन कहते किसको। अब अगर हम रियलिटी में बात करें तो जब हम सेक्शंस वाले पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं या लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम तो नोट से पढ़ रहे हैं, हम तो अपनी किताबों से पढ़ रहे हैं। अब फॉर्म में कोई आपको कहते यार इसमें से ना सेक्शन 1110 मुझे खोल के दिखा दो, अब पार्टनर तो यही एक्सपेक्ट करता है ना कि ये मेरे पास आया बच्चा, वो मैं अपना एक केस तैयार कर रहा हूँ, यार मुझे सेक्शन 111 खोल दो। अब उस बच्चे के बेचारे एक फरिश्तों को भी नहीं पता कि सेक्शन 111 कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उसने तो कभी किताब देखी नहीं है। इस बात को जब तक हम पढ़ रहे हैं हमें एहसास नहीं हो रहा इसका। जैसे ही हम फर्म में पहुंचते हैं, पहले इंटरव्यू ही देते हैं, वहीं हम एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। और ये बात अब कौंसल मेंबर बैठकर कौंसल में कर रहे हैं। ये भी मैं आपको पिछले हफ्ते की बात कह रहा हूँ। तो अगर यार 2 बच्चे रखने हो तो हमें 50 इंटरव्यू करने पड़ रहे हैं, आप क्या क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे। फिर बच्चों की सॉफ्ट स्किल के ऊपर भी वहाँ एतराज़ उठा कि जी बच्चे की ना कोई पर्सनैलिटी है, ना बच्चे को किसी बात का पता है, वो इंटरव्यू देने आ गया, कहाँ जाएँ हम। जाहिर है वहाँ कौंसल में हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना, वहाँ से पॉलिसी फ्रेम आउट हो रही होती है, वहाँ से सारी चीज़ें फ्रेम आउट हो रही होती हैं। IT स्किल्स के ऊपर भी एतराज़ उठा है कि IT स्किल्स जो हैं वो बच्चे की अच्छी नहीं है। तो फिर इसका तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जो नया कोर्सेज आए हैं इससे कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगी, फलां होगा, दिमाग होगा। तो हमें असल में सब कुछ सीखना है। जाहिर है आपने एक प्रोफेशनल इंसान बनना है, ये खाली पेपर पास नहीं करने हैं हमने, पेपर तो पास होने ही होने हैं, इसके साथ हमें कहीं पे नॉलेज के साथ दोस्ती लगानी है। हमें किताब पढ़ने की आदत बहरहाल इस्टेब्लिश करनी चाहिए। लाइक कम से कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ओरिजिनल बुक से पढ़ने आने चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें ओरिजिनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने आने चाहिए, एटलीस्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें ओरिजिनल स्टैंडर्ड पढ़ना आना चाहिए, ओरिजिनल ऑर्डिनेंस, ओरिजिनल एक्ट पढ़ना आना चाहिए। अगर ये हमें नहीं आ रहा तो फिर यकीनन आगे जाके हमारे लिए थोड़े से चैलेंजेस पेश आएंगे। मंडे को मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।